क्लास 5 के बच्चे के गाल पे तमाचा नहीं था। इस देश के संविधान पे तमाचा था, इस देश के कानून पे तमाचा था, इस देश के लोकतंत्र पे तमाचा था, इस देश के सेकुलरिज्म के तमाचा था, इस देश के हर एक हिंदुस्तानी जो इस देश की नींव को मानता है, जानता है, प्यार करता है, उसके ज़मीर को तमाचा था। जितना इस्लाम को तालिबान और आईएसआईएस ने पूरे दुनिया में बदनाम किया, उससे ज़्यादा सनातन धर्म को ये वो वीएचपी हिंदू परिषद और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस पूरे दुनिया में सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी का खून नहीं खौला है तो उसे इंसान कहलाने का लायक नहीं है। हिंदू और मुसलमान तो बहुत दूर की बात। पूरी जिंदगी में जो आशियाना आप बनाएंगे, एक झुंड आएगा, एक कुत्तों का झुंड आएगा, उसको जला कर चला जाएगा, उसको नस्त नाबूद करके चला जाएगा, उसको रौंद के चला जाएगा। और इसके धर्म के चश्मा से मत देखो यार, एक छोटा सा बच्चा का क्या धर्म होगा। ये देश के बिकॉम मीडिया चैनल, जब बेशर्म जर्नलिस्ट ये लोग इस तरह का डंका पीट रहे हैं चैनलों में बैठकर, अपनी गनीमत भूल गए हैं। 2024 से पहले अगर मोदी जी ने माफ़ी नहीं मांगा तो एक भी सीट पार्लियामेंट में उनका नहीं मिलेगा। जाइए मैं आपको बता देता हूँ। आज इस्लाम का नाम लेकर पाकिस्तान के आर्मी स्कूल में घुसकर बच्चों पर गोली चला देता है, वो इंसान है क्या? बच्चा कुर्बान हो गया। लेकिन हम देश में शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। आप झगड़ा मत कीजिए, राइट मत कीजिए कि पिछले 9 साल के मोदी रिजिम में 8 लाख करोड़ रुपया का कॉर्पोरेट लोन अंबानी और अदानी और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का माफ़ किया गया है। मुझे लगता है कि ऐसा वीडियो आने के बाद किसी एक आदमी का पर्सनल नज़रिया नहीं होना चाहिए। पूरे देश का, पूरे समाज का, जो एक भव्य समाज की स्थापना करते हैं, उन सब का रिव्यू एक ही होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी का खून नहीं खौला है तो उसे इंसान कहलाने का लायक नहीं है। हिंदू और मुसलमान तो बहुत दूर की बात। मेरा ये मानना है कि ये वीडियो देखने के बाद 2 ऐसा वीडियो पिछले दिनों, मतलब एक तो मणिपुर में जब हमारी माँ बहनों को नंगा घुमाया गया, और दूसरा एक बच्चे के ऊपर एक स्कूल में इस तरीका हुआ। ये वीडियो देखने के बाद अगर इंसान का खून नहीं खौला है तो मुझे लगता है कोई इंसान ही नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। अब प्रधानमंत्री से लेकर होम मिनिस्टर तक का कान कब खुलेगा, वो नींद से कब जागेंगे, ये मुझे पता नहीं। महान देश, भव्य देश का बात करने वाले लाल किला से खड़ा होकर उन्हें शर्म क्यों नहीं आती, ये सवाल देश उनसे पूछ रहा है। और ये सवाल का जवाब वो कब देंगे, मुझे ये भी नहीं समझ में आता। आज ऐसे देश में जहाँ पर माँ बहनों को नंगा घुमाया गया, और उस हादसा के बाद जब पार्लियामेंट के फ्लोर में नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से लोग चाहते थे, देशवासी चाहते थे, सुनना चाहते थे कि प्रधानमंत्री का प्रक्रिया क्या होगा, तो वो खड़ा होकर चुटकुला ले रहे थे अपोजिशन का। तो उस इंसान से क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बच्चे के ऊपर होने वाले जो हालात गुजरा, मानते हैं, हम मानते हैं वो थप्पड़ था, लेकिन वो थप्पड़ उस क्लास 5 के बच्चे के गाल पे तमाचा नहीं था। इस देश के संविधान पे तमाचा था, इस देश के कानून पे तमाचा था, इस देश के लोकतंत्र पे तमाचा था, इस देश के सेकुलरिज्म के तमाचा था, इस देश के हर एक हिंदुस्तानी जो इस देश की नींव को मानता है, जानता है, प्यार करता है, उसके ज़मीर को तमाचा था। देश के प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर है, अंबानी और अदानी के इवेंट मैनेजर है, उनको इवेंट मैनेज करना आता है। हज़ारों करोड़ का ब्रांडिंग करके सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आने वाले, ये 13,000 करोड़ का ब्रांडिंग था। 13,000 करोड़ का, मालूम है आपको? पूरी दुनिया आपको उनका ब्रांडिंग समझ में आता है, लेकिन उस ब्रांडिंग के पीछे जो इकोनॉमिकल और सोशल फेलियर और पैरालिसिस जो देश को करने के लिए साजिश किया गया था, और ये जो फाइनेंस किया गया था कॉर्पोरेट वर्ल्ड के तरफ से, आप उसे नहीं समझ रहे हैं, ना देश तक इस बात को पहुंचा रहे। 1 मिनट मैं आपको क्लियर कर दूं, जो हज़ारों करोड़ रुपया ब्रांड मोदी को बनाने के लिए खर्चा किया गया था, अंबानी और अदानी ने किया था, वो क्यों किया था मैं आपको बता देता हूँ। जब ये मनमोहन सिंह की सरकार गई, ये देश 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैड डेट में था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, जो बढ़कर आज मोदी जी के रिजीम में 16.5 लाख करोड़ हुआ, और इसमें से 8.5 लाख करोड़ रुपया का कॉर्पोरेट लोन माफ़ किया गया, डेप्ट किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ये एक साजिश के तहत आया गया था। सुनिए, आपको क्लैरिटी होना चाहिए। 2024 का इलेक्शन सामने है, पूरे देशवासियों को यह क्लैरिटी होना चाहिए कि पिछले 9 साल के मोदी रिजिम में 8 लाख करोड़ रुपया का कॉर्पोरेट लोन अंबानी और अदानी और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का माफ़ किया गया है, और छोटे मोटे जो 1000 करोड़ के जो डेटर थे वो लोग देश छोड़ के भाग चुके हैं। ये बताइए कि जिस तरह से पहले धर्म की राजनीति
पार्टियों में हुआ करती थी, अब धर्म की राजनीति स्कूलों में भी एडमिट हो चुकी है, अंदर हो चुकी है। मैंने अपने बात का शुरुआत में कहा, इसके धर्म के चश्मा से मत देखो यार। एक छोटा सा बच्चा का क्या धर्म होगा जिसने कलमा का मतलब अभी नहीं समझा है, जो धर्म का मतलब नहीं जानता है, उस बच्चे को पिटवा रहा है। और उस बच्चे से जिसको नहीं पता है, हिंदू मुसलमान नहीं पता है भाई, एक बच्चा को नहीं पता है, उसकी मासूमियत, उसका भोलापन खत्म कर दे रहे। किस देश में रह रहे हैं हम लोग? और शर्म नहीं आती जर्नलिस्ट को, शर्म नहीं आता मीडिया चैनल को, प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आता पार्लियामेंट में खड़ा होकर और मजाक चुटकुले ले रहे हैं, चुटकुला छोड़ रहे हैं। 2 घंटा का स्पीच देते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। आखिर न्यूज़पेपर को भी कुछ नहीं मिला तो उन्होंने लिख दिया टेलीग्राफ में ब्ला 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 ब्ला। दे डोंट नो व्हाट पार्लियामेंट स्पीक। लेकिन देखिए सवाल यहाँ पे ये है कि अगर जब बच्चा का जो पेरेंट्स है, बच्चा का गार्जियन ने कहा कि हमने केस वेस नहीं करेंगे, FIR नहीं करेंगे, जो है हम आप क्या चाहते हैं कि थप्पड़ खाने के बाद उनका घर बुलडोजर तो तोड़ दिया जाए? यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन आज ये हाल है कि पूरी जिंदगी में जो आशियाना आप बनाएंगे, एक झुंड आएगा, एक कुत्तों का झुंड आएगा, उसको जला कर चला जाएगा, उसको नस्त नाबूद करके चला जाएगा, उसको रौंद के चला जाएगा। और आवाज़ अगर आप उठाएंगे तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन आके बुलडोजर से आपका घर मकान जो बचा कुचा सामान है उसे भी तोड़ करके जरा जरा कर देगा। क्या बात कर रहे हैं आप यूपी गवर्नमेंट को? लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट, हाँ तो ये अंधी गोंगी बैरी सरकार है ना, ये जो यूपी की सरकार है ये तो सरकार नहीं है, ये तो गुंडा बैठा हुआ ना, तड़ी पार बैठे हुए होम मिनिस्ट्री में गुंडा बैठा हुआ है आपका यूपी के मिनिस्टर बन के। खुद के मंथ जिस मठ के वो योगी बने घूमते हैं ना, उसी मठ के अपने ही महाराज का हत्या का आरोप था उनके ऊपर। आपको मालूम होना चाहिए ये बात। इसलिए आज हम लोग उनसे इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए उस बच्चे के बाप ने जो कहा, मुसलमानों ने अपना जो हक है अदा किया है। हम देखिए आसनसोल में जो उस बच्चे की मौत हुई थी, उसके मौलाना जो थे वो इमीडिएटली अपील किए कि हम अपने देश में शांति चाहते हैं, मेरा बच्चा कुर्बान हो गया, लेकिन हम देश में शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, आप झगड़ा मत कीजिए, राइट मत कीजिए। उसी तरह यूपी के भी उस गार्जियन ने ये चीज़ दिखाया है कि आज भी मुसलमान इंसाफ पसंद है, इंसाफ मांगता है। उसने कहा कि मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता, एक बच्चे का थप्पड़ का मामला उसने दबा दिया, लेकिन उसे पता है कि यह थप्पड़ उस बच्चे की गाल पे नहीं, हिंदुस्तान की ज़मीन पे, उसके डिग्निटी पे, उसकी आइडेंटिटी पे, उसके संविधान पे बढ़ा है। सुन लीजिए, आज इस्लाम का नाम लेकर पाकिस्तान के आर्मी स्कूल में घुसकर बच्चों पर गोली चला देता है, वो इंसान है क्या? वो इंसान है क्या? आप उसको इंसान मानते हैं? उस हादसे पाकिस्तान में हादसा हुआ, हमारा मन कचोट गया। बच्चों पर गोली कैसे चला सकते हैं आप? उसको पता नहीं है कि किससे बात की सजा मिल रही है। आज उसी तरीका से आज थप्पड़ मारा गया, कल गोली चलेगा। अभी एक और रिपोर्ट आई कल की, वो एक ड्राइवर ने नमाज पढ़ने के लिए गाड़ी अपना बस रोका था, ये सोशल मीडिया में हाईलाइट हो गया, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। सरकारी बस था, उसको कंडक्टर की नौकरी से निकाल उसने आत्महत्या कर ली। अब पता नहीं आत्महत्या कर ली या मर्डर हुआ। चाहिए सुनिए, 2024 से पहले अगर मोदी जी ने माफ़ी नहीं मांगा तो एक भी सीट पार्लियामेंट में उनका नहीं मिलेगा। जाइए मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आप एक मणिपुर को लेकर तो उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा, तो माफी मांगने का बात ही नहीं उठता है। माफी आपको लगता है माफी मांगेंगे? नहीं लगता तो सरकार में नहीं रहेंगे। सरकार ये कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, एक सच्चा हिंदुस्तानी नागरिक की आवाज़ है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर उन्होंने मणिपुर और ऐसे हादसे, बच्चे पर होने वाले हादसे, इस पर माफ़ी देश के सामने नहीं मांगी तो दिल्ली छोड़ के उन्हें सिर्फ हिंदुस्तान से, दिल्ली से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से भी भागना होगा। आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जिसका प्रधानमंत्री हटने के बाद उनके खिलाफ सैकड़ों FIR रजिस्टर होंगे। आप देख लीजिए। सबसे पहली बात आपको क्लियर कर दूं, BHP, बजरंग दल, RSS ये कोई हिंदू संगठन नहीं है, ये कोई हिंदू संगठन नहीं है। जितना इस्लाम को तालिबान और ISIS ने पूरे दुनिया में बदनाम किया, उससे ज़्यादा सनातन धर्म को ये वो VHP हिंदू परिषद और विश्व हिंदू परिषद और RSS पूरे दुनिया में सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले आपको याद होगा कि कहीं पर किसी एयरपोर्ट में कहीं पर एक दाढ़ी वाला जाता था तो 9/11 के हमले के बाद आप देखो उसको शक की नज़र से देखा जाता था। आज कोई सनातनी, आज कोई भगवा वाला पहन कर किसी एयरपोर्ट में जाता है, सारे दुनिया के एयरपोर्ट में उस पर नज़र चालू कर दिया जाता है कि ये कौन है, कहाँ जा रहा है।
आप एक बात समझ लीजिए, वीएचपी, हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस जैसे जो संगठन है, ये हिंदू संगठन नहीं है। ये फेक हिंदुत्व का झंडा पकड़कर पूरा का पूरा सनातन धर्म को बर्बाद करने का ये जो रणनीति और षड़नीति चल रहा है, हिंदुस्तान के सच्चे हिंदू इस बात को जान रहे हैं। अब पूरा हिंदुस्तान का सच्चे हिंदू एक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है इनके खिलाफ। आने वाले दिनों में इसके बड़ी आंदोलन आप देखेंगे। दूसरी बात, मुसलमानों के लिए बहुत सिंपल मैसेज है। मुसलमानों के लिए बहुत सिंपल मैसेज है कि आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी मुसलमान के हालात बद से बदतर होते चले गए। एक मुसलमान की जान की कीमत आके आज एक जानवर के जान की कीमत से भी सस्ती हो गई। मुसलमानों का घर, दुकान, मकान, पूरी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई का कोई वैल्यू नहीं है। एक झुंड आएगा, उसे रौन कर चला जाएगा, जला कर चला जाएगा। ये बात हम लोग गुजरात से लेकर मुजफ्फरनगर तक और मुजफ्फरनगर से लेकर लू और मेवात तक हम लोग देख चुके हैं। और उसके बाद भी मुसलमान जाग नहीं रहा है और अपने इस हालात का जायज़ा नहीं ले रहा है और अपने हालात का असल वजह को जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। वही लीडर, वही रास्ता पे एक बग्गा जैसे जानवर चलते उसी तरह चलते चले जा रहे हैं। नया कुछ भी मुसलमानों के अंदर में तब्दीली नहीं आ रही है। अगर आपको अपने हालात को बदलने हैं तो पहले अपने आप को बदलिए, अपने ईमान को मजबूत कीजिए, अपने नबी की सीरत को जानिए, उनके कानून को जानिए, कैसे हमारे साहबा ने पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत को कायम की, इसको पहचानिए, अपने वजूद को पहचानिए, तब जाकर आपके हालात बदलेंगे। वरना दुनिया की कोई ताकत आपका हालात नहीं बदल सकती। मुसलमानों का वोट लेती है लेकिन ये सब मुद्दों पे खुलकर नहीं बोलती, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मुसलमानों का वोट नहीं लेती है, आई कॉन्ट्राडिक्ट। मैं आपसे फ़र्क करता हूं। मैं आपको बताता हूं, आपने जीता था, निजामुद्दीन साहब को आपने जीता था, अब्दुल सत्तार साहब को आपने जीता था, खालिक मुल्ला को आपने जीता था, सुल्तान अहमद को आपने जीता था, जावेद खान को आपने जिताया है। जब आपने नहीं जिताया तो सवाल करने का अधिकार भी आपको नहीं है। सुन लीजिए, वो तृणमूल कांग्रेस की टिकट से जीते हैं, वो सीपीएम के टिकट से जीतते थे, वो कांग्रेस के टिकट से जीतते थे, कभी आपने नहीं जीता। अगर वो आज वो लोग छोड़ के बोलेंगे कि हम आपकी आवाज़ बनेंगे, आपके साथ खड़ा होंगे, आप उनको वोट दीजिएगा? तो ये सब बेकार वाली बातें हैं। लीडरशिप चुनने से पहले आपको पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस की ज़रूरत है। समाज को हर स्कूल, हर कॉलेज, हर जगह से आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना होगा। देश के लिए लड़ने के लिए, देश को बचाने के लिए अपने बच्चों के अंदर में वो ट्रेनिंग डालना होगा कि किस तरीके से लीडरशिप क्वालिटी, किस तरह से अल्लाह के नबी से हम लोगों को मिली, किस तरह का लीडरशिप स्वामी विवेकानंद किए थे, किस तरह का लीडरशिप नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे, किस तरह का लीडरशिप महात्मा गांधी किए थे। इस लीडरशिप को उनको सिखाने की ज़रूरत है स्कूल से, क्योंकि आज ये सत्ता में बैठे हुए लोग स्कूल से के सिलेबस से गांधी को हटा रहे हैं, नेताजी को हटा रहे हैं। ये एक साजिश के तहत हो रहा है कि आज हम अपने गांधी को भूल जाएं, हम अपने अंबेडकर को भूल जाएं, हम अपने वजूद को भूल जाएं। इसलिए भाई मेहनत बहुत जगह करने की ज़रूरत है। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अपने देश को बचाने के लिए एकजुट हो जाइए। 2024 एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। इसके बाद अगर इस बार हमारे देश ने गलती किया, ईवीएम के मशीन के मदद से हो, जैसे भी हो, अगर ये सरकार जीत गई और आ गया तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। मुझे नहीं लगता 2024 के बाद कोई इलेक्शन होने जाएगा। सारा इलेक्शन दुनिया को धूल झोंकने के लिए होगा, जैसा कि बांग्लादेश में हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।